अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जनाब हमने लास्ट रिकॉर्डिंग में दो पोर्शन डिस्कस कर लिए थे, जिनको मैं दो पोर्शन कहता हूँ। पहला पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था बेनिफिट्स इन कैश, और दूसरा अलाउबल डिडक्शंस। हाँ जी, आज बात करते हैं बेनिफिट्स इन काइंड में। मुद्दा क्या है बेटा? मुद्दा ये है, हमें मिलेंगे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, हमें चाहिए मॉनेटरी वैल्यू। कन्वर्ट कैसे करना है भाई सिखाता है, लेकिन सीखने से पहले एक रूल ऑफ थंब, पंजाबी च असीं कहीदा मोटी मोटी गल है जी। तो एक रूल ऑफ थंब हम जरा सीख लेते हैं। वो क्या है जी? जब भी आपने बेनिफिट्स इन काइंड देखने हैं, क्योंकि बॉयस देखें, द वर्ड बेनिफिट इज अ बिट कंफ्यूजिंग। बेनिफिट का मतलब होता है हमें फायदा हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। देखें, मेरा एम्प्लॉयर अगर मुझे गाड़ी दे देता है चलाने के लिए, तो मुझे अपनी नहीं खरीदनी पड़ेगी, मुझे फायदा हो रहा है। लेकिन यहां पर फायदे टैक्सेबल हैं, कुछ फायदे एग्जाम्प्ट भी हैं। यानी कि एम्प्लॉयर कुछ चीजें मुझे प्रोवाइड करेगा तो एचएमआरसी कहेगा कोई बात नहीं, इस पे किरमानी ने टैक्स नहीं देना। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर मुझे प्रोवाइड हो तो एचएमआरसी कहेगा इस पे टैक्स लेना है। तो ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉयस इनकम्स एग्जाम्प्ट भी होती हैं और टैक्सेबल भी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही बेनिफिट्स इन काइंड जो हमें मिलने हैं वो भी कुछ एग्जाम्प्ट होने हैं और कुछ टैक्सेबल होने हैं। जो एग्जाम्प्ट होने हैं वो मतलब उसका एक कोई ऐसी मेन सी बात हमें समझ आ जाए ना, तो हम उस मेन सी बात को अपने पल्ले बांध लें और पता लग जाए कि यार ये बेनिफिट कैलकुलेट करना है या ये जीरो लिखना है इसके नाम के आगे। तो बस वो मेन सी बात क्या है, देखा करें कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की किस तरह के नेचर की एक्सपेंस बेयर कर रहा है। मसलन अगर मेरा एम्प्लॉयर, मैं कहता हूं कि मेरे वो एक्सपेंसेस बेयर करता है जो एक्सपेंसेस मेरी जात के लिए नहीं है, विच आर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, जो बेसिकली उसके काम के लिए। मसलन मैं अगर आपको कहूँ कि मैं एक फेस टू फेस क्लास पढ़ाते हुए स्कैन्स का एक ऑडिटोरियम यूज करता हूँ, उनका कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करता हूँ, तो इस पर अब मैं टैक्स दूं? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज दीज equipments or furniture or premises which I am using is not something जो मुझे कोई फायदा दे रहा है। ये तो बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज के लिए, इस पर क्यों टैक्स दूं? तो ऑब्वियसली ऐसे फर्नीचर, ऐसे इसके लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना, जीरो लिखना है इसके लिए। अच्छा, ऑन द अदर हैंड वही फर्नीचर जिस पर बैठ के बच्चे क्लासें पढ़ रहे होते हैं या और कोई फर्नीचर जो वहां पे यूज होता है, उस पर तो उसके यूज करने पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे घर में जो फर्नीचर है वो स्कैन्स देते हैं प्राइवेट यूज करने के लिए, तो उस फर्नीचर के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। प्राइवेट नेचर ऑफ एक्सपेंस ऑफ एन एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर पे कर दे, बस उसकी मॉनेटरी वैल्यू ढूंढनी है, कन्वर्ट करना है वो नॉन मॉनेटरी को मॉनेटरी में, और उसको एम्प्लॉयमेंट इनकम के अंदर लिखना भी है। मेरी इन बातों से आपको अंदाजा ये तो हो गया होगा कि ये जो बेनिफिट्स इन काइंड की एक लाइन लिखी हुई है सर ने, असल में ये लाइन हेडिंग है। इसके नीचे लिविंग अकोमोडेशन भी आनी, इसमें कार भी आना है, इसमें फ्यूल भी आना है, इसमें मेडिकल भी आना है, इसमें लोन्स भी आना है, इसमें पता नहीं क्या क्या कुछ आना है। गॉट इट गाइस? सो लो बॉयज, अब हम देखते हैं जरा कौन कौन से बेनिफिट्स हैं विच आर टैक्सेबल और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं विच आर एग्जाम्प्ट। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, लिविंग अकोमोडेशन। लेकिन सबसे पहले अगर लिविंग अकोमोडेशन हमें मिलती है तो आपने सबसे पहले यही देखना है कि किस लिए दी है एम्प्लॉयर ने। इज इट अ जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन, इज इट प्रोवाइडेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, और इज इट एन अकोमोडेशन विच इज फॉर माई पर्सनल यूज। अब आप सोच रहे होंगे अकोमोडेशन तो होती ही पर्सनल यूज है, अकोमोडेशन में तो बंदा आता ही तब है जब नौकरी से फ्री हो जाता है। 9 to 5 अगर आपकी जॉब है तो 5 के बाद ही आप घर आएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हाँ बिल्कुल, उस अकोमोडेशन को हम पर्सनल या प्राइवेट अकोमोडेशन कहते हैं और उसे हम टैक्सेबल भी कहते हैं। लेकिन बॉयज, जब मैं जॉब रिलेटेड कहता हूं तो मैं उस अकोमोडेशन की बात नहीं कर रहा होता। ठीक है? अच्छा, क्यों नहीं कर रहा होता भाई? तब मैं एक ऐसी अकोमोडेशन की बात कर रहा होता हूं जो 9 to 5 या जो भी मेरे वर्किंग आवर्स हैं वो मुझे वर्किंग आवर्स के दरमियान मिलती है, एज अ रेस्ट एरिया टाइप ऑफ थिंग। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मैं किसी टेक्सटाइल मिल के अंदर कोई फोरमैन या फिटर हूं जिसका काम होता है कि भाई मशीनरी जो है वो खराब खरूब ना हो जाए, और मैं कहता हूं मेरी टेक्सटाइल मिल को बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, मिल 24/7 चल रही है, तो मुझे उन्होंने कहा है वो ये आपका जी मशीनिंग रूम, और वो हमने एंड पर एक कमरा सेट किया, उसमें एक अच्छा सा बेड लगाया, टीवी लगाया, आपने अगले 18 घंटे घर नहीं जाना है,
रेस्ट करना है उधर जाके रेस्ट करें. सो वो इज परफॉर्मेंस ऑफ, if this accommodation was necessary for performance of duties, yes it is job related and it is exempt. एक और रीजन है जिसकी वजह से अकोमोडेशन मिले तो हम कहते हैं दिस इज ऑल्सो जॉब रिलेटेड. अच्छा वो क्या चीज है बॉयज, अगर आप अपनी फर्ज शनासी में इतने आगे निकल जाते हैं कि आप अपनी फर्ज शनासी करते करते आज आपकी जान कोई खतरा हो जाता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज की वजह से. इसकी सिंपल एग्जांपल तो मैं दे सकता हूँ कि कोई बंदा आर्म फोर्सेस का एम्प्लॉई है और ऑब्वियसली ही हैड ही वुड हैव अ प्रॉब्लम विद सम बैड पीपल लाइक टेररिस्ट और थिंग्स लाइक दैट, और अब उसकी जान को खतरा है, तो भाई उसका एम्प्लॉयर जो आर्म फोर्सेस है वो उसको कोई सेफ हाउस दे दें कि इसमें आप रहें, हम आपकी जान की जो है वो हिफाजत करने की कोशिश करेंगे. तो इस केस में हम कहेंगे ये अकोमोडेशन भी जॉब रिलेटेड है. लें जी, और वो भी एग्जाम्प्ट है. अच्छा अलबत्ता ये जो सिक्योर्ड अकोमोडेशन है इसकी एग्जाम्पशन एक तरह का एम्प्लॉय है जो एंजॉय नहीं कर सकता. मतलब एक तरह का एम्प्लॉय ऐसा मैं भी आपको बताता हूं कि जो एम्प्लॉय अगर उसको सिक्योर्ड अकोमोडेशन दी भी जाए तो हम कहेंगे नहीं तुम्हारे लिए ये पर्सनल या प्राइवेट मानी जाएगी और तुम इस पर टैक्स दो. वो कौन सा एम्प्लॉय है? वो इफ द पर्सन इज अ कंट्रोलिंग डायरेक्टर, इट्स अ कंपनी जो एम्प्लॉयर है और वो उसी कंपनी का डायरेक्टर है और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर भी है. तो ऐसे डायरेक्टर साहब अगर छुप के किसी सिक्योर्ड हाउस में बैठेंगे तो उन्हें इस पे वॉइस टैक्स देना पड़ेगा, उनके लिए ये एग्जाम नहीं है. अच्छा जी आप आते हैं जरा पर्सनल या प्राइवेट वाली अकोमोडेशन पे. अब इसमें तो डेफिनेटली कोई बहाना नहीं है, इसमें कुछ एग्जाम्प्ट नहीं है, ठीक है. इसमें तो मैंने सीधा आपको यही सिखाना है कि अच्छा भाई अगर अकोमोडेशन मिली है एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर पर्सनल यूज, जिधर आप आते हैं ऑफिस को ख़त्म करने के बाद और फिर अगले दिन ऑफिस जाने से पहले तक आप वहाँ होते हैं, वो इस ऐसी अकोमोडेशन जो है उसकी टैक्सेबल अमाउंट मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकालते हैं. इसके लिए आपको देखना है कि अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने खुद जो वो ओन करता था वो दिया आपको ताला खोल के लो भाई इसमें रह लो, या उसने भी आगे से कहीं से रेंट पर लेकर दिया. बस अगर उसने भी कहीं से रेंट पर लेकर दिया है तो एग्जाम में दी होंगी इसकी आपको दो वैल्यूज. एक दी होगी कि एम्प्लॉयर ने इस घर के लिए कितना रेंट पे किया है, ऑब्वियसली एक ये अमाउंट दी होगी, और एक अमाउंट बॉयज जो HMRC कैलकुलेट करता है और प्रैक्टिकल लाइफ में हम hmrc.gov.uk से फेच कर सकते हैं. उस अमाउंट को हम रेटेबल या एनुअल वैल्यू कहते हैं. ये दी होगी उस घर की. आपका काम क्या है, आप ये दोनों वैल्यूज उस प्राइवेट लिविंग अकोमोडेशन की ढूंढें अगर वो रेंटेड है, और इन दोनों में से जो भी हायर ऑफ है उसे अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम में यहां बेनिफिट्स इन काइंड की हेडिंग में यहां लिविंग अकोमोडेशन लिख के तो रिपोर्ट कर दें. इस पे अब ये खुद ही नॉन सेविंग में चला जाएगा क्योंकि ये अमाउंट अल्टीमेटली नॉन सेविंग्स में ही जानी है. एवरीवन इज क्लियर? मतलब किबले दुरुस्त रखने, जो कर रहे हो वो पहुंचा कहां रहे हो भाई इसका भी ख्याल रखना है. ओके. लेकिन यही अकोमोडेशन अगर मैं कहता हूं कि जो मुझे रहने के लिए मेरे एम्प्लॉयर ने दी, वो ये अकोमोडेशन अगर मैं आपको कहूं कि एम्प्लॉयर की अपनी थी. मेरा एम्प्लॉयर वाज अ बिग जाइंट, कॉर्पोरेट जाइंट, और उसने 20 घर बना रखे हैं अपने एम्प्लॉयज के रहने के लिए, और उनमें से एक का ताला मुझे भी खोल के दे दिया गया है. तो वो अब आपको कितनी अमाउंट पर टैक्स देना है, क्या अमाउंट ऑफ टैक्सेबल बेनिफिट इन काइंड है आपकी, तो ये डिपेंडेंट है कि आपके एम्प्लॉयर ने जिस घर का ताला खोल कर आपको दिया है कि इसमें रह लो, उसकी कॉस्ट क्या है, वो तुम्हारे एम्प्लॉयर ने बॉयज गर्ल्स खरीदा कितने का था. अगर तो वो 75,000 पाउंड या इससे कम का खरीदा था, और अगर 75,000 पाउंड से ज्यादा का खरीदा था. अच्छा बॉयज, अभी थोड़ी देर पहले हम दो वैल्यूज ले रहे थे और दोनों में से हायर ले रहे थे क्योंकि अकोमोडेशन रेंटेड थी. तो हमने कहा एक तो रेंट होगा ही होगा और दूसरा जो भी HMRC जिस भी चीज को एनुअल वैल्यू कहता है वो होगी. दोनों में से हायर ऑफ हमने पिक कर ली क्योंकि रेंट दे रहा था. अब अगर अप टू 75,000 वाले को मैं डिस्कस करना चाहूं आपके साथ, तो आप समझ रहे हैं ना, अब रेंट तो है नहीं, तो रेंट को छोड़ दे तो पीछे क्या रह गया, एनुअल वैल्यू. तो वही टैक्सेबल बेनिफिट होना चाहिए, वही लिखना चाहिए एम्प्लॉयमेंट इनकम में. तो बस यही भाई ने भी यहाँ यही लिख रखा है टैक्सेबल ओहो ये तो काटे ही है जी. अच्छा जस्ट अ सेकंड बॉयज, देयर वी गो. अच्छा, टैक्सेबल बेनिफिट इन काइंड विल बी
वट एवर द एनुअल और रेटेबल वैल्यू ऑफ द हाउस इज। ठीक है जी, तो जस्ट इसी को उठा के एम्प्लॉयमेंट इनकम में लिख दें। देन जी आखिरी चीज है, अगर अकोमोडेशन की वैल्यू हो 75,000 से ज्यादा, सॉरी वैल्यू नहीं कॉस्ट, अगर इस अकोमोडेशन की कॉस्ट 75,000 से ज्यादा हो, मसलन मैं आपको कहूं कि जो अकोमोडेशन मुझे मिली है भाई उसकी कॉस्ट 1,00,000 पाउंड है, 100,000 पाउंड्स। इन दैट केस बॉयस 100,000 पाउंड्स है तो आप कहेंगे सर इसकी कॉस्ट 75 से ऊपर है, लेकिन एक बात सिखाई आपको भाई ने भी, अगर किसी घर की कॉस्ट 75,000 तक है तो उसका टैक्सेबल बेनिफिट एनुअल वैल्यू है, और अगर घर की कॉस्ट 100,000 है तो भी आप कहें कि देखें 75,000 तक का टैक्सेबल बेनिफिट तो एनुअल वैल्यू है, लेकिन जितनी कॉस्ट अब 75 से ऊपर है उस ऊपर वाली का टैक्सेबल बेनिफिट निकालने के लिए हमने ये कैलकुलेशन बना रखी है जो हम उसमें ऐड कर देंगे, है मेरे बच्चों। तो पॉइंट ये समझने का है कि 75,000 तक का टैक्सेबल बेनिफिट तो एनुअल वैल्यू है, लेकिन अगर घर 1,00,000 का है तो भाई 75 से ऊपर वाली का टैक्सेबल बेनिफिट, ये मैंने एक छोटी सी नीचे लाइन लिखी है, उस तरह से कैलकुलेट कर एनुअल वैल्यू में ऐड कर दो। तो ये जो अब तुम्हारे पास अमाउंट आएगी, अब डेफिनेटली ये अमाउंट पूरे 1,00,000 के घर की टैक्सेबल बेनिफिट की अमाउंट होगी, है जी। अब दरमियान वाली पॉइंट क्या है, बड़ा आसान पॉइंट है भाई, 1,00,000 का घर है तो वो कहते हैं 1,00,000 में देखो कितनी अमाउंट है जो 75,000 से ऊपर है, तो 100,000 माइनस 75 तो 25,000 ऊपर है भाई, उस 25 का 2.25% ले लो और टैक्सेबल बेनिफिट में ऐड कर दो, ठीक है, और टैक्सेबल बेनिफिट कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अच्छा, अब ये 2.25% क्या है, वो ये है ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट? कम से कम इंटरेस्ट रेट जो उस मुल्क का जो बैंक होता है, स्टेट बैंक होता है, वो कम से कम लेता ही लेता है, इससे कम नहीं हो सकता। तो हमें फॉर TX पेपर इट इज वी हैव टू एज्यूम इट टू बी 2.25 कांस्टेंट हमारे लिए है ये। तो आपने 2.25 से मल्टीप्लाई करना है, टैक्सेबल बेनिफिट आ जाएगा। नाउ अब यहां से एक डिबेट और जनरेट होती है कि सर ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग आपने बोली अभी, whether it is market value or it is cost, इन दोनों में से क्या है? गुड पॉइंट, ठीक है। तो बॉयज समटाइम्स इट इज मार्केट वैल्यू एंड समटाइम्स इट इज कॉस्ट। कब? यू शुड थिंक बाय योरसेल्फ। सोचो, एक अकोमोडेशन मैंने 10 साल पहले खरीदी और आज एक एम्प्लॉय को देता हूं, और एक अकोमोडेशन मैंने 2 महीने पहले खरीदी और दूसरे एम्प्लॉय को वो देता हूं, तो 2 महीने वाली में तुम्हारा दिल करेगा कि कॉस्ट मार्केट वैल्यू ठीक है, आप कॉस्ट यूज कर ले, लेकिन जो 10 साल पहले की खरीदी हुई है वो मैं आज एक एम्प्लॉय को दूंगा तो तुम्हारा भी दिल करेगा नहीं सर इसमें मार्केट वैल्यू यूज होनी चाहिए। तो ज्यादा पुरानी हो तो मार्केट वैल्यू, कम पुरानी हो तो कॉस्ट। कितनी ज्यादा या कितनी कम, आए भाई आपको एक्सप्लेन करता। Was up to or less than 6 years. If it is up to or less than 6 years old, we will use original cost. If it is more than 6 years old, we will use market value. लेकिन 1 मिनट ब्रेक लाओ, पहले जरा ये पता करें ये 6 साल कहां से कहां तक के हैं। क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि मेरे एम्प्लॉयर ने, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे एम्प्लॉयर ने एक घर मुझे 1 जनवरी, एक घर उसने परचेज किया 1 जनवरी 2000, ये चलें इसको दफा करें, मैं जरा वन नोट में लिखता हूं क्योंकि आपको पता है भाई की पहले राइटिंग वैसी है, ऊपर से जब जगह थोड़ी हो तो फिर फूल ही बरसने लग जाते हैं। लो बॉयज, ये भाई का वन नोट आया, मैं जरा एडजस्ट कर लेना। ओके, लो बॉयज, अगर मैं कहता हूं कि लेट्स से मेरे एम्प्लॉयर ने एक घर 1 जनवरी 2010 में खरीदा, परचेज किया बॉयज, फिर 1 जुलाई 2013 में मुझे दे दिया, प्रोवाइड कर दिया एम्प्लॉय को। आप लोग टैक्स ढूंढ रहे हैं 23-24 का। अब मैं आपसे पूछूं मोर देन 6 है कि लेस देन 6 है, तो आप मुझे कहें सर पहले आप बताएं कि ये 6 साल कहां से कहां तक के देखने, आओ बेटा बता देते हैं।
ड्यूरेशन विद इन डेट ऑफ परचेज ऑफ अकोमोडेशन, कब खरीदा एम्प्लॉयर ने, अनटिल इट इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई। समझे? जो लोग समझ रहे थे मोर देन 6 years ओल्ड है, भाई जी लेस देन 6 years ओल्ड है, क्योंकि वो कहता है ये देखना ही नहीं है कि प्रोवाइड होने के बाद कितनी देर हो गई है। वो कहता है ड्यूरेशन सिर्फ आपने यहां से यहां तक का देखना है कि जब एम्प्लॉयर ने खरीदा और जब इस एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दिया जिसका टैक्स आप ढूंढ रहे हैं। हाँ, प्रोवाइड हो गया, उसके बाद कितना ड्यूरेशन हो गया भाई, छोड़ दो उसकी जान। ठीक है? सो दिस अकोमोडेशन इज लेस देन 6 years ओल्ड। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वो इज अप टू 6 years वी विल यूज वट एवर द ओरिजिनल कॉस्ट इज। एंड अगर आपने ओरिजिनल कॉस्ट इनकर करने के बाद इस घर पर कोई भी कैपिटल एक्सपेंस किया है, कैपिटल रिपेयर्स या कैपिटल एक्सपेंस किया है, तो सारे कैपिटल एक्सपेंसेस भी इसमें ऐड करें। असूलन तो सारे ही ऐड करने चाहिए, आप सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मान रहे हैं माशाल्लाह, आपको पता है। ठीक है? लेकिन एचएमआरसी कहता है चलो तुम्हें थोड़ी रियायत देते हैं, वो वाले कैपिटल एक्सपेंस जो इस टैक्स ईयर में हो। इस टैक्स ईयर से क्या मतलब है भाई, जिसका टैक्स ढूंढ रहे हो, अगर 23-24 का टैक्स ढूंढ रहे हो तो 23-24 वाले ऐड ना करो, अगर टैक्स 26-27 वाला ढूंढ रहे हो फिर 23-24 वाले ऐड करो। ठीक है? सिर्फ वो ऐड नहीं करने जो करंट टैक्स ईयर वाले हैं। ठीक है? तो ये रिलैक्सेशन दी हुई है। लेकिन यही मैं आपको कहता कि ये घर मुझे 2013 में नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स, ये मुझे कहीं मिला था 2018 में, तो आप कहेंगे वेरी गुड, नाउ इट इज मोर देन 6 years ओल्ड। अब बॉयज सबसे पहले तो जरा ये क्लियर करो, मार्केट वैल्यू कब की लेनी है? 23-24 की नहीं लेनी, मार्केट वैल्यू व्हेन प्रोवाइडेड। बॉयज मार्केट वैल्यू लेनी है 1 जुलाई 2018 की। अच्छा, अब वैसे एक फायदा हो गया, अगर आप 1 जुलाई 2018 की मार्केट वैल्यू लेंगे तो आपको वो वाले एनहेंसमेंट एक्सपेंस ऐड नहीं करने पड़ेंगे जो प्रोवाइड होने से पहले वाले, वो तो मार्केट वैल्यू के अंदर होंगे ना मेरे बेटा। लेकिन अब आपको वो अभी भी ऐड करने हैं जो प्रोवाइड होने के बाद वाले हैं। लेकिन आपको पता ना, करंट टैक्स ईयर वाले तो ऐड नहीं करते, उनके ऊपर हमें माफी मिली हुई है, एचएमआरसी ने रियायत दी हुई है। तो रियायत जहां मिले वहां कभी ना नहीं करनी चाहिए मेरे बेटा, है जी, अपना पहला असूल है। लो बॉयज, ये हमारे पास पता लगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग कैसे आती है। क्या करनी है मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों ने, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग। बॉयज एंड गर्ल्स, आपने इसको यहां लिखना है और टैक्सेबल बेनिफिट ढूंढना है ताकि उसे एम्प्लॉयमेंट इनकम में पहुंचाया जा सके। चले जरा मुझे बताएं कितना अच्छा समझ आया आपको। ये जी मैंने फ्रेंड्स में से मिस्टर जोई ट्रिपियानी निकालने हैं, हाउ यू डूइंग, है जी। आप लोगों ने मुझे ए और बी दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं और मेरे ख्याल में आपको कर लेने चाहिए ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट में। ठीक है, कर लो मेरे बेटे, 4 मिनट स्टार्ट्स राइट नाउ। ले जनाब, होपफुली आपने सॉल्व कर दिया होगा जी। ले जी, जोई ट्रिपियानी क्या कर रहे हैं? फ्रेंड्स में तो बड़ा कुछ करते थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? Joey Trippiani was provided with a live-in accommodation for personal purposes from his employer at 1st of September 2021 when the market value was £185,000. Accommodation was purchased by employer for $125,000 at 1st July 18. हो गया डिसीजन जी, 18 है, 19, 20, 21, 3 साल पुरानी अकोमोडेशन है। तो इसका मतलब है हम मार्केट वैल्यू नहीं, हम कॉस्ट यूज करेंगे। कॉस्ट है जी 1,25,000 की और एनहेंसमेंट एक्सपेंस है हमारे पास आगे। लेकिन कॉस्ट में जो एनहेंसमेंट एक्सपेंस हमें ऐड करने हैं 16,000 का है जी, 12,000 का है एंड देन वी हैव 23,000। इनकर कब हुए रिस्पेक्टिवली दिसंबर 18 में, जनवरी 22 में और अगस्त 23 में। अच्छा, हम टैक्स ढूंढ रहे हैं बॉयज 23-24 का। ठीक है, तो 23-24 का अगर आप टैक्स ढूंढ रहे हैं तो 23-24 वाला तो आप ऐड नहीं कर सकते, यानी कि 23,000 तो ऐड नहीं हो सकता। हाँ, अब कॉस्ट है तो मार्केट वैल्यू से पहले वाले बाद वाले, मतलब प्रोवाइड होने से पहले वाले बाद वाले डजंट मैटर, सारे एनहांसमेंट एक्सपेंस ऐड करें सिवाय द वन एनहांसमेंट एक्सपेंस विच वाज इनकर्ड इन करंट टैक्स ईयर। सो 23 ऐड नहीं करूंगा। लो बॉयज, मैं आपको जरा सॉल्व करके दिखा देता हूं। कितने गया अपना एक्सेल? अच्छा, जो लास्ट हमारी रिकॉर्डिंग थी उसकी कोई एक्सेल शीट मैंने नहीं भेजी आपको क्योंकि है ही नहीं थी। वो एक सैलरी मैंने कैलकुलेट की थी, 3 महीने लिखे थे, 3 months एंड 6 months, बस वही लिखे थे, तो वो मैंने सेंड नहीं किया आपको। अच्छा,
लेकिन जनाब दिस वन जोई ट्रिबियानी, अच्छा जी कितनी है जी एम्प्लॉयमेंट, अच्छा एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं, हम सिर्फ बेनिफिट्स इन काइंड ढूंढ रहे हैं और वो भी सिर्फ लिविंग अकोमोडेशन का, जिसमें ना आओ देखे ना ताओ। सबसे पहले तो एनुअल वैल्यू लिख दें। क्यों लिख दें जी? भाई देखो एनुअल वैल्यू तो आनी आनी है, ठीक है। एडिशनल बेनिफिट कितना ऐड होना है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अब आपने कहा जी ओरिजिनल कॉस्ट यूज करनी है 125,000 की, और इसमें ऐड करने हैं दो इनहेंसमेंट एक्सपेंस 16,000 और हमने ऐड करना है इसमें 12,000। द लास्ट वन वाज इन करंट टैक्स ईयर, वो हमने छोड़ दिया, द वन विच वाज इनकर्ड इन अगस्त 23। लेकिन माइनस भी करना है जिसमें से 75,000। ये आपकी वर्किंग भी होगी, एक्सेल का फायदा भी उठा लिया, ये हुई बड़ी वर्किंग। इसका ले ले मेरा बेटा 2.25%। देयर वी गो। ले जी ये आ गया आपका फाइनल टैक्सेबल बेनिफिट इन काइंड, TBIK। दिस इज एन एब्रिविएशन विच यू गाइस कुड सर्टेनली यूज। अच्छा जी फिर बी पार्ट में क्या कह रहा है जी शायर? बी पार्ट में शायर कह रहा है कैलकुलेट what would be the taxable benefit for 23-24 once again if the accommodation was purchased by his employer at 1st July 11 rather than 1st July 18। तो बॉयज शायर की मासूम सी ख्वाहिश ये है कि वो कहता है यहां पर 18 के बजाय अपने दिल में 11 लिख कर तो देखो फिर क्या होता है। ऑब्वियसली मोर देन 6 years ओल्ड हो जाएगी। 11 में प्रोवाइड हुई और 11 में परचेज हुई और 21 में प्रोवाइड हुई, मोर देन 6 years ओल्ड होगी। अब कॉस्ट यूज नहीं करनी, अब यूज करनी है मार्केट वैल्यू 185। डेफिनेटली आई यूज दैट। बट व्हाट अबाउट एनहांसमेंट एक्सपेंस? भाई मार्केट वैल्यू सितंबर 21 की ले रहे हो, जो सितंबर 21 से पहले वाले एनहांसमेंट एक्सपेंस तो आप ऐड नहीं करने चाहिए, इसलिए 16,000 आप ऐड नहीं होगा क्योंकि वो दिसंबर 18 में हुआ था। 12,000 बिल्कुल वो ऐड करेंगे क्योंकि वो सितंबर 21 के बाद और करंट टैक्स ईयर से पहले। 23 की तो बात ही ना करें, वो तो है ही करंट टैक्स ईयर में। सो ले बॉयज इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ए पार्ट ए एंड देन देयर कम्स द पार्ट बी। ले जी इसमें से चेंज कर रहा हूं मैं, एक तो 16,000 नहीं आना है यहां पर है जी, और एक 125 नहीं है, अब है 185,000। Just like that and we are done। 185 plus 12,000 minus 75,000 pounds and that would give us the additional benefit to be added in annual value to find out the actual total taxable benefit in kind। यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं आपको और फिर मैं आपको एक रेंटेड अकोमोडेशन की भी एग्जांपल कराता हूं। अच्छा जी वो छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि लेट्स से जस्ट थिंक ऑफ एन एम्प्लॉई जो अपने एम्प्लॉयर को इस घर का कोई थोड़ा बहुत मतलब रेंट टाइप चीज भी दे रहा हो, ठीक है। अब चले मैं थोड़ा खुल के आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बड़ा हर शहर में ही एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंस होती है। वहां पे बड़े बड़े 5-5 कनाल के मतलब छोटी छोटी सी झोंपड़ियाँ होती हैं जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं और ये उनका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको एम्प्लॉयर ओन्ड अकोमोडेशन देता है। तो अगर हम उनसे पूछें कि आप इस घर का किराया देते हैं तो वो कहते हैं हाँ जी हम देते हैं। हम पूछें कितना किराया देते हैं, वो कहते हैं 5 कनाल के घर का कोई मेरी सैलरी में से 6-7 हज़ार रुपया महीना कटता है, 7,000 पर मंथ डिडक्ट होता है जी मेरी सैलरी में से। तो ऐसे मौके पर हम फौरन से एक जजमेंट पास कर देते हैं कि ये लोग करप्ट हैं और ये मुल्क को खा रहे हैं। तो ऐसे मौके पे मैं कहता हूँ नहीं रुकें ज़रा, मुझे आप बताएं। अल्लाह पाक करता है अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी इंशाल्लाह आपका एसी से क्वालिफाई हो जाता है, फिर अच्छी जगह से आर्टिकल्स भी हो जाते हैं और अब आप एक ड्रीम जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपको ऑफरें मार रहे हैं, जो आपको चाह रहे हैं कि आप उनके पास आए और वो आपको ये कहते हैं कि हम आपको सैलरी भी देते हैं और घर भी देते हैं। लेट्स से यूनिलीवर इट इज। आप यूनिलीवर को कितना किराया देंगे? कुछ नहीं ना। तो फिर वो सरकारी मुलाजिम आपसे बेहतर है ना, वो अपने एम्प्लॉयर को कुछ ना कुछ किराया दे रहा है। तो आप कहेंगे सर वो तो बड़ा थोड़ा किराया दे रहा है। तो मैंने कब कहा वो पूरा किराया दे रहा है? वो किराया नहीं दे रहा भाई,
वो किराए में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो किराए में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं इनमें से कोई भी एक पार्ट पकड़कर आपको जरा समझाता हूं कि अगर कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करे, यानी कि इतने सारे किराए में से इतना सा अपने एम्प्लॉयर को पे करे, पे क्यों करें भाई? कुछ एम्प्लॉयर्स की पॉलिसी होती है कि हमें पे करोगे, तुम बहुत थोड़ा पे करोगे लेकिन पे करोगे। अब अगर वो पे करता है तो बस फिर ये जो आपने टैक्सेबल बेनिफिट निकाला है, फाइनल टैक्सेबल बेनिफिट, वो नहीं है टैक्सेबल बेनिफिट। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें से लेस करना है जितना भी एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन किया गया है, जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया है वो यहां से अब आपको माइनस करना पड़ेगा। लेट से वो आपको कहता है मैंने कंट्रीब्यूशन किया है 100 अ मंथ फॉर द होल टैक्स ईयर, तो आपको फिर ये वाला 1200 यहां से माइनस करना। और अब जो आएगा वो इस माइनस करने के बाद आप कहेंगे भाई ये है फाइनल टैक्सेबल बेनिफिट इन काइंड, ऊपर वाला नहीं था, है जी। तो ये है जी आप फाइनल। तो क्या करते हैं भाई, अगर कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करते किसी भी बेनिफिट में, तो आपने क्या करना है, आपने उस बेनिफिट का फाइनल टैक्सेबल बेनिफिट पहले निकाल लेना है, वो आ जाए कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, ये बात को ध्यान में रखते हुए जरा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक एग्जाम्पल रेंटेड की भी करवा देता हूं। लेकिन रेंटेड की एग्जाम्पल में हमारे पास मिस्टर ए वॉज प्रोवाइडेड विद अ लिविंग अकोमोडेशन फॉर पर्सनल यूज फॉर विच हिज एम्प्लॉयर पेज एन एनुअल for which his employer pays 9,000 as rent from 6th of April 23 to 31st of August 23। 5 महीने का रेंट पता नहीं क्यों दे रहा है, साल मेरे ख्याल में नौकरी नहीं की बंदे ने, as Mr. A resigned and left the accommodation at 31st August 2023। So that is why employer ने 5 महीने का रेंट दिया है। एनुअल वैल्यू भी लिखी हुई है 12,000। तो अब आप क्या 9 और 12 में से हायर ऑफ लेंगे? रूल तो यही पढ़ा है हमने, लेकिन अगर आप रूल को के साथ साथ हल्की हल्की सी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करें तो याद करें आप इतने इतने से थे तब से मां बाप एक बात समझा रहे हैं आपको कि बेटा या बेटी, कंपैरिजन ना बराबरी में होता है, लाइक टू लाइक में, है जी। हम भी यही समझा रहे हैं, समझ जाएं। तो बेटा एनुअल वैल्यू 12 महीने की और रेंट 5 महीने का, तो आपको पहले क्या करना चाहिए, एनुअल वैल्यू को कर लेना चाहिए 5/12। And once we have this 5/12, which will be 5,000 pounds, now compare which is higher, that would be your taxable benefit. So 9,000 pounds is higher, that is your final taxable benefit. But before the amount he is contributing 50 a month. तो भाई अब जब फाइनल अमाउंट आ गई आपके पास, now is the time you can deduct your contribution। लेकिन कितना कंट्रीब्यूशन, 50 अ मंथ है, तो 5 महीने नौकरी की उन्होंने, 250 एंड देयर वी गो 8750 इज योर TBIK। ले जी, इसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट टैक्सेबल बेनिफिट इन काइंड है हमारे पास कार बेनिफिट। ले जी, कार बेनिफिट वंस अगेन सबसे पहले आपको यही देखना है कि कार कौन सी है। सिर्फ वो वाली है जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज के लिए मिलती है, या सिर्फ वो वाली है जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज के लिए मिलती है, या वो वाली है जो प्राइवेट या पर्सनल पर्पसेस के लिए मिलती है। अच्छा बॉयज, जो कार परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज के लिए मिलती है, आप कहेंगे सर ऐसी तो कोई कार नहीं है, क्योंकि इधर हम पाकिस्तान इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह बेशक जितनी मर्जी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज वाली कार हो, हमने बड़ी दफा देखा है कि सरकारी गाड़ियों में बच्चे बैठे एंजॉय कर रहे होते हैं जी, भाभी शॉपिंग करने भी जा रही होती हैं। तो बॉयज दैट इज एन इलीगल एक्ट, ठीक है, विच आर यूजुअली नॉट हैपनिंग इन एग्जाम। एग्जाम में आपको पता है हम सब फरिश्ते होते हैं, ठीक है, और अगर कोई फरिश्ता नहीं होता तो नीचे एथिक्स की रिक्वायरमेंट आई हुई होती है, ठीक है। तो ले जी, एथिक्स पे भी डेफिनेटली हम बात करेंगे, किसी एक रिकॉर्डिंग में हम एथिक्स पे बात करेंगे। F6 में भी कभी कभार झलक आते हैं एथिक्स। अच्छा बॉयज, तो प्लीज जरा अब आप सोचें कि कौन सी कार है जिसको हम कहते हैं ये परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज की कार है। उनको वैसे हरफे आम में उनका जो नाम है बॉयज पूल कार्स। अच्छा, पूल कार्स की 2 निशानियां होती हैं। एक ये कि पूल कार को कोई शाम को दफ्तर के आवर्स खत्म होने के बाद अपने साथ घर नहीं ला सकता, और दूसरी निशानी होती है कि पूल कार इज यूजुअली फॉर
not for designated for one employee, it is for a pool of employees. ठीक है, तो ऐसी कार जो आपको सिर्फ 9 to 5 ऑफिस आवर्स में अवेलेबल हो, तो वो आप सिर्फ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज के लिए यूज करते हैं. अगर उसमें थोड़ा बहुत प्राइवेट यूज हो जाता है तो HMRC कहता है नो प्रॉब्लम. तो दिस वन इज एग्जाम्ड, इस पर कोई टैक्स नहीं देना है. हाँ, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा एम्प्लॉयर कहता है कि लो भाई किरमानी ये चाबी रखो, मैंने कहा क्या मुझे दे दिया? उन्होंने कहा नहीं, जब तुम हमारे पास नौकरी कर रहे हो, अल्लाह करे सारी जिंदगी करो तो सारी जिंदगी चलाओ, गाड़ी हमारी है लेकिन आज से तुम्हारे इस्तेमाल में, एंजॉय करो. ठीक है, सुबह साहब अगर मुझे चाबी मिल गई और मैं शाम को 5 बजे के बाद उसे घर भी ला सकता हूँ, छुट्टियों में भी अपने पास रख सकता हूँ, बेशक मैं उस पर आप परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज का काम भी करता रहूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो कहता बस अगर तुम्हें कार पर्सनल पर्पसेस के लिए अनाउंस कर दी गई है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर पीओडी हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस अब वो पर्सनली काउंट होगी. और इसके ऊपर आपने अब टैक्सेबल बेनिफिट इन काइंड कैलकुलेट करना है, और वो टैक्सेबल बेनिफिट इन काइंड एम्प्लॉयमेंट इनकम में जाना है. कैसे कैलकुलेट करना है? 2 चीजें चाहिए आपको. एक लिस्ट प्राइस चाहिए, दूसरा CO2 एमिशन परसेंटेज चाहिए. लिस्ट प्राइस कितनी महंगी या सस्ती गाड़ी है, एक फैक्टर. दूसरा फैक्टर कितनी ज्यादा या कम पोल्यूशन फैला रही है आपकी गाड़ी, है जी. इन 2 चीजों पर डिपेंडेंट है कि आपको कितना टैक्स पड़ेगा. मैं बारी बारी दोनों पढ़ा देता हूं. लिस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, और ये जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन परसेंटेज है जिसको हमने लिस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, ये कैसे कैलकुलेट होती है. पहले लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस में जी सबसे पहले आपने देखना है गाड़ी की जो परचेज प्राइस है वो होनी चाहिए ग्रॉस ऑफ डिस्काउंट्स. मतलब इसका ये है कि ग्रॉस ऑफ डिस्काउंट्स का मतलब ये है कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि लेट्स से आपको पेपर में वो कहता है मिस्टर ए वाज प्रोवाइडेड with a car for private purposes by his employer, and this car was purchased for 12,000 pounds by his employer, whereas the official price by the manufacturer in the market was 14,000. So gross of discount 14,000. अगर कोई एडिशनल एसेसरीज आप एम्प्लॉयर को कहते हैं कि प्लीज ये भी मुझे लगा दो, तो भाई वो जैसे मतलब ट्रैकर हो गया, GPS ट्रैकर हो गया, या GPS नेविगेशन सिस्टम हो गया, या मतलब कई एम्प्लॉय होते हैं हमारे जैसे भी कहते हैं सर CNG 10 किट लवा दो विच, है जी. तो इस तरह की कोई भी एडिशनल एसेसरी एम्प्लॉयर अगर लगवा के देता है तो जाहिर है बेटा 14,000 की आपकी जो परचेज प्राइस ग्रॉस ऑफ डिस्काउंट ली उसमें वो भी ऐड करेंगे आप लोग. देन इसके बाद अगर एक एम्प्लॉय जो है वो इज पर मंथ, जैसे पीछे 2 कंट्रीब्यूशन हमने देखे, पर मंथ कंट्रीब्यूशन ना कर रहा हो अगर एक एम्प्लॉय, एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन करे. इफ एन एम्प्लॉय मेक्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिस्ट प्राइस. अब एक सेकंड यहां रुक जाते हैं और जरा समझते हैं ये क्या कह रहे हैं सर. बस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिस्ट प्राइस ये क्या होता है? देखो, कार एक ऐसी चीज होती है कि एम्प्लॉय को पता होता है कि अगर मैं इस कार को कार ऐसी होनी चाहिए कि अगले 5-6 साल मैंने चलानी है. लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरा एम्प्लॉयर जो गाड़ी लेके दे रहा है मुझे, वो मुझे पसंद नहीं है. जो गाड़ी मुझे पसंद है वो कोई 3-4 हज़ार महंगी है. ठीक है, तो मैं अपने एम्प्लॉयर को कहता हूँ सर ये 4 हज़ार महंगी वाली ले दें, मैं 4 हज़ार अंदर डाल दूंगा. अब मेरा एम्प्लॉयर मुझे गाड़ी ले देता है 26,000 की, जिसमें 4,000 मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है. तो बॉयज फिर जो लिस्ट प्राइस इस फॉर्मूला में आपने यूज करनी है, आपको समझ आती है ना, वो लिस्ट प्राइस में से वो 4 हज़ार माइनस होना चाहिए जो भाई ने खुद दिया है मेरा बेटा. अब अगर मैं एक पैसे खुद दे रहा हूं उस पर थोड़ी टैक्स देना भाई, ठीक है. सो वो माइनस हो जाएगा यहां से. इसे कहते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन. और कैपिटल कंट्रीब्यूशन बड़ी काम की चीज है. देखो, वो जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, जो किराया हम देते हैं, जैसे घर का किराया दे रहे थे हम, हर महीने देना पड़ेगा. ठीक है, हो सकता है कुछ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कार का भी किराया लें, लो भी 30 पर मंथ तुम कार का भी दोगे, तो देखिए वो हर महीने हर साल देना पड़ेगा. दोगे तो टैक्सेबल बेनिफिट से माइनस होगा. लेकिन कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऐसी कमाल की मजे की चीज है कि बॉयज मैं पे करता हूं सिर्फ उस टैक्स ईयर में जिस टैक्स ईयर में कार मेरे लिए खरीदी जाती है. और जितने टैक्स ईयर अब मैंने ये कार इस्तेमाल करनी है, आप मेरी लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले इसको माइनस करके जो एक लिस्ट प्राइस निकाल देंगे, अब वही लिस्ट प्राइस मैंने उतने सारे टैक्स ईयर्स यूज करनी है जब तक ये कार मेरे पास रहनी है. तो एक दफा कंट्रीब्यूशन करो और फायदा उठाओ तब तक जब तक कार तुम्हारे पास रहनी है. तो वो इसलिए HMRC ने इधर तरह रोक टोक भी रखी हुई है. उन्होंने कहा हुआ भाई दिस कंट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5,000.
अब जैसे ये लाइन पढ़ते हैं कुछ बच्चे अपने दिल में खुद ही कहते हैं अच्छा 5,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, किधर लिखा नहीं कर सकता, वो करेगा भाई, वो 8,000 कंट्रीब्यूशन करेगा। आप कहेंगे तुमने 8 कंट्रीब्यूट किया है, हम माइनस नहीं कर सकते 8, हम लिस्ट प्राइस में से सिर्फ 5,000 माइनस कर सकते हैं। वो माइनस करें और लिस्ट प्राइस निकल आएगी। अब उस लिस्ट प्राइस का करना क्या है, CO2 एमिशन परसेंटेज कोई चाहिए हमें। वो परसेंटेज 10% हुई तो लिस्ट प्राइस के 10% पे टैक्स देना है, वो परसेंटेज 30% हुई तो लिस्ट प्राइस के 30% को टैक्सेबल बेनिफिट कह के उस पर टैक्स देना है। तो वो इसकी लिस्ट प्राइस की परसेंटेज कैसे पता लगेगी? बेसिकली आपको एग्जाम में ग्राम्स पर किलोमीटर, आई एम सॉरी फॉर दैट, ग्राम्स, व्हाट इज हैपनिंग, ग्राम्स पर किलोमीटर, इट्स नॉट वर्किंग, आई एम सॉरी। ग्राम्स पर किलोमीटर जो है उसमें आपको CO2 एमिशन गिवन होती है। आपने क्या करना है, आपने इन ग्राम्स पर किलोमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू अ परसेंटेज। कैसे सिखाता है भाई आपको आज। लो बॉयज, हाउ टू फाइंड आउट दिस CO2 एमिशन परसेंटेज। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के सबके ज़हन में तब से एक क्वेश्चन आ रहा होगा जब से मैंने CO2 एमिशन परसेंटेज का नाम लिया कि सर व्हाट इफ इट इज अ कार विच इज नॉट एमिटिंग एनी CO2। वो क्या कहते हैं आप लोग, EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल उसका स्कोप हमने रखा हुआ है। सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे, यानी कि 0 ग्राम एमिट करने वाली गाड़ी की बात कर रहे हैं आप। मैं बताता हूं आप, इफ इट्स कंप्लीटली इलेक्ट्रिक मतलब 0 एमिशन है इसकी, तो 2% लेना है आपने लिस्ट प्राइस का, एंड दैट वुड बी योर टैक्सेबल बेनिफिट इन काइंड। एंड इफ यू से इट्स अ हाइब्रिड वन, बॉयज, तो हाइब्रिड है तो क्या हुआ, CO2 तो एमिट करती होगी ना। हाइब्रिड में तो कंबस्शन इंजन भी होता है और दूसरा भी होता है, इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है, तो डेफिनेटली वो तो CO2 एमिट करेगी। लेकिन हाइब्रिड का परसेंटेज ढूंढने का तरीका जरा कन्वेंशनल कार से फर्क है। क्या है तरीका, मैं सिखाता हूं आपको। सबसे पहले तो HMRC कहता है भाई हम हाइब्रिड कार उस कार को नहीं कहते कि जिसकी डिग्गी पे आप हाइब्रिड का स्टिकर लगा लें। कहते हैं हाइब्रिड हम उस कार को मानेंगे जिसका कंबस्शन इंजन जो CO2 एमिट करे वो 50 ग्राम्स पर किलोमीटर से ज्यादा ना हो, ठीक है। अगर उसकी CO2 एमिशन 50 ग्राम्स पर किलोमीटर से ज्यादा है, अब उसकी डिग्गी पे हाइब्रिड भी लिखा हुआ है, तो सरकार की कागजों में वो हाइब्रिड नहीं है, HMRC के कागजों में वो हाइब्रिड काउंट नहीं होगी मेरा बेटा। तो इसलिए अगर आपकी कार 1 से 50 ग्राम्स एमिट करती है तो अगली चीज देखें, वो अगली चीज अब आपको बताएगी कि परसेंटेज लिस्ट प्राइस की कितनी लेनी है। बस अगली चीज है उसकी इलेक्ट्रिक रेंज। कंबस्शन इंजन से हमने देख ली 50 से ज्यादा तो नहीं एमिट करती। अब उसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है उस साइड से हम क्या देख रहे हैं कि ये कितने माइल्स जो है वो ये कवर करती है इन इट्स इलेक्ट्रिक रेंज। आप समझदार हैं, जितने माइल्स ज्यादा करेगी उतना टैक्स कम लेंगे हम आपसे। If it is more 130 miles or more, just 2% of your list price is the taxable amount of the car benefit. If it is 70 to 129, 5%, and then 8%, then 12, and if it is less than 30, just 14%. No, 14% of the list price would be your taxable benefit. अच्छा, अब अगली बात, sir, what about the cars which are not hybrid, which are emitting above 50 grams? Well, for such cars, वो कहता है जी, if the car is emitting 51 to 54 grams, you have to use a percentage of just 15. And if this car is emitting exact 55 grams, then the base percentage of 16 is to be used. Why, sir, why you are calling this 16 as base percentage, and why you are saying this 55 grams is the base level CO2 emission? वो इसलिए कि यहां से ऑनवर्ड मैं आपको कोई स्केल नहीं दूंगा, यहां से ऑनवर्ड मैं आपको एक क्राइटेरिया दूंगा। स्केल से मेरा मतलब है, जैसे मैं अभी तक कह रहा था, इतने से इतने ग्राम हो तो इतने परसेंट, उतने से उतने ग्राम हो तो उतने परसेंट। यहां से अब आपने 55 के लिए 16 अपने जेन में फिक्स कर लेना, क्योंकि अगर कोई कार 55 से बॉयस 55 ग्राम से ज्यादा एमिट करती है तो हमें इसी 16 में कुछ परसेंटेज ऐड करनी है। कितनी? The base percentage 16 is increased, is to be risen by 1% after every
5 grams per kilometer which are above the limit of base 55 grams. तो कहते 55 से ऊपर कितने हैं? जैसे सपोजिटली अगर मैं आपको कहूं कि लेट्स से हमारे पास एक कार है विच इज एमिटिंग मे बी 100 एंड नहीं, ये ज्यादा हो गया। अच्छा, वैसे पहले तो आसान बात कर लेते हैं। इफ द कार इज एमिटिंग बॉयज 60 ग्राम्स, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं सर, 60 का मतलब है 55 का 16 और ऊपर वाले एक 5 का 1% और 17%। If the car is emitting 65 ग्राम, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं सर, इट इज 18%, जस्ट लाइक दैट। लेकिन अगर जरा मैं इसको 55 से थोड़ा ज्यादा दूर ले जाऊं, है जी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं इफ द कार इज एमिटिंग मे बी 110 grams per kilometer, then what? Then boys, आपको क्या करना चाहिए? आप कहें सर देखें 16% तो आप बाहर लिख लें पहले ही। किसका? पहले 55 ग्राम्स का। अब इसमें हमने देना है इंक्रीज। कितना इंक्रीज देना है? वेल, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी 5 grams डू वी हैव अबव द बेस लेवल ऑफ 55। तो मैं यूं करता हूं, पहले तो देख लेता हूं हाउ मेनी ग्राम्स आर अबव। जितने ग्राम्स अबव होंगे बॉयज एंड गर्ल्स, उसका मैं डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा इतने परसेंट का इंक्रीज देना है जी। तो कितने परसेंट का इंक्रीज देना है राइट नाउ? वेल, दैट विल बी 110 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 5। देयर वी गो। तो लो मेरा बेटा, तो प्लस 16 भी कर दें इसमें। 27% इज द परसेंटेज टू बी यूज्ड टू बी मल्टीप्लाइड विद लिस्ट प्राइस। साथ ही आपके ज़हन में अगर आ रहा है सर व्हाट इफ इट इज 111 और 112 और 113 or 114, what if it is not a multiple of 5? No problem boys, you have to round it down to the previous multiple of 5. राउंड ऑफ नहीं करना भाई। राउंड ऑफ का मतलब है 114 115 बनता, ठीक है। अभी 114 भी 110 बनेगा, 111 भी 110 नहीं बनेगा। If it is 97, that will be 95. If it is 67, that will be 65. If it is 53, wait, 53 will remain 53. ठीक है, because 55 से ऊपर हो तो राउंड डाउन करें, ब्रेक के लगाएं। And boys, if the car is a diesel powered car, then what? तो बस डीजल पावर्ड कार्स को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरी है वो डीजल पावर्ड कार्स जो एक रियल ड्राइविंग एमिशन टेस्ट होता है, रियल ड्राइविंग एमिशन स्टैंडर्ड होते हैं, उनको वो मीट करती हो, यानी कि वो हमारे एनवायरनमेंट को इतना पोल्यूट नहीं करती। और दूसरी वो जो ये टेस्ट, ये स्टैंडर्ड मीट नहीं करती, ठीक है। अच्छा बॉयज, ये एक करेक्शन कर लें, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, दिस शुड बी 16, दिस शुड नॉट बी 15, पुराना रेट लिखा रह गया मेरे से। अच्छा, तो बस वो डीजल पावर्ड कार्स जो रियल ड्राइविंग एमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करती हैं और वो जो क्वालिफाई नहीं करती। बस जो तो क्वालिफाई करती हैं, अगर मैं आपको कहूं ये 110 वाली कार डीजल थी लेकिन ये RDE2 स्टैंडर्ड मीट करती है, आप कहेंगे कोई बात नहीं सर, सत्य खैरा यही 27% यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि RDE2 स्टैंडर्ड मीट नहीं करती, वॉज इन दैट केस आपको इसकी नॉर्मल परसेंटेज में 4% ऐड कर देना है। मतलब अगर मैं कहूं डीजल पावर्ड कार है और बॉयज डीजल पावर्ड कार इज एमिटिंग मे बी 53 ग्राम्स, 53 grams. What is happening to this one today? Okay, 53 grams. 53 grams, boys, means that it is this one, 51 to 54, which means इसके परसेंटेज होनी चाहिए थी 15. आप कहेंगे 15 नहीं सर, ये एक ऐसी डीजल पावर्ड कार है जो रियल ड्राइविंग एमिशन टेस्ट पास नहीं कर रही, तो 15 प्लस 4 19% यूज करें। और अगर मैं आपको कहता यही कार 110 वाली कार इज अ डीजल पावर्ड एंड इट डज नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ RDE2, तो आप कहते हैं सर यहां भी प्लस 4 कर दें, ठीक है, एंड दिस वुड बिकम 31%। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ डीजल। बट अब एक इंपॉर्टेंट बात, डीजल हो या पेट्रोल, द मैक्सिमम परसेंटेज बॉयज एंड गर्ल्स
whenever you are multiplying with this list price is restricted to 37. अब डीजल है या पेट्रोल है, हमेशा maximum percentage which we can use in this particular formula is restricted to 37%. ठीक है? आइए जी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं और फिर आगे बात करते हैं. So this one is quite simple and straight. Okay, this one is good. इसमें हमारे पास 3-4 एम्प्लॉइज हैं. लो बॉयज, देयर इज द फर्स्ट वन इज अमेंडा, सेकंड इज बैटी, थर्ड इज चार्ल्स, फोर्थ इज डायना. लें जी, ये 4 एम्प्लॉइज हैं. इनकी सोल्यूशन में डेफिनेटली आपकी फाइल में अटैच करूंगा. ठीक है, दे आर क्वाइट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. मैं डेफिनेटली सोल्यूशन अटैच कर दूंगा इनके. अभी फिलहाल हमें आगे बढ़ना है. ठीक है जी, तो आगे हम अगली रिकॉर्डिंग में बढ़ेंगे जी और कार बेनिफिट से आगे बात करेंगे. फिलहाल इतना ही जी. सी यू इन द नेक्स्ट वन. अस्सलाम वालेकुम.